नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप दो टूक देख रहे हैं। मैं हूं अशोक श्रीवास्तव। आपके घर में या आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा होगा? अपनी अलमारियों में, तिजोरियों में जरा खंगालिए, कितना पैसा पड़ा होगा। मुझे नहीं मालूम, अलग अलग संख्या हो सकती है। कुछ के घर शायद 1000 रुपये मिलेंगे, कुछ के घर शायद थोड़े ज़्यादा मिल जाएं, ज़्यादा 1000 मिल जाएं, कुछ के घर शायद लाख मिल जाएं। होना तो नहीं चाहिए, लेकिन हो सकता है कई लोगों के घर में सुरक्षित लॉकर में कुछ करोड़ रुपए भी मिल जाएं, 1-8 करोड़ रुपए। इससे ज़्यादा अपने घर में रखने की हैसियत तो किसी की नहीं हो नहीं सकती। लेकिन क्या आप जानते हैं, कांग्रेस के एक सांसद, जी हां, देश सेवा करने निकले हैं। कांग्रेस के एक सांसद, संविधान की शपथ खाने वाले कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू, उनके घर से अलमारियों में बंद कितना पैसा निकला है, अंदाजा लगाइए। आपको लगेगा, मैं कहूंगा 2, 4, 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़, 20 करोड़, लेकिन वो संख्या वहां तक पहुंच गई है जहां तक आप अंदाजा भी नहीं लगा पाएंगे। दिल थाम के बैठिए। अलमारियों के अंदर गड्डियां जो नोटों की मिली हैं, उनका आंकड़ा गिनते गिनते 300 करोड़ के पार जा चुका है। एक सांसद के घर अलमारियों के अंदर 300 करोड़ रुपए पकड़ा गया है। 300 करोड़, और अभी गिनती जारी है। यह फाइनल आंकड़ा नहीं है, गिनती जारी है। 300 करोड़ प्लस 8 मशीनें लगी हैं। और रांची में हुआ मामला तो आसपास से तमाम मशीनें मंगा ली गई, लेकिन आधी से ज्यादा मशीनें हाफने लगी नोट गिनते गिनते। मशीनों को पसीना आ गया, मशीनें बंद हो गई, काम करना बंद कर दिया, गर्म हो गई। दूसरे राज्यों से नोट गिनती करने की मशीन मंगाई गई। 30 से ज्यादा बैंक कर्मी, आपके जो घर के आसपास, जो आपके घर के आसपास जो बैंक का कोई जो होगा ना, छोटा मोटा कोई बैंक होगा, वहां पे 10-12 एम्प्लॉय होते हैं जो पूरा बैंक चलाते हैं। यहां पर धीरज साहू के घर 30 बैंक कर्मी बैठे हैं नोट गिनने के लिए। 300 करोड़ रुपए गिन चुके हैं। और बड़ी खबर सुनेंगे, अभी 5 कमरे खुले हैं। 5 कमरे, कुल मिलाकर 20 कमरे हैं जहां पर बताया जा रहा है कि अवैध भ्रष्टाचार का माल छिपा के रखा गया। 20 कमरे, जिनमें से 5 खुले हैं। 300 करोड़ की गिनती हो गई, मशीनें हाफ रही हैं। ये इस देश में सांसदों की हालत है। और फिर यह कहा जाता है ईडी, सीबीआई, आईटी जो हैं, वो तो नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की कंपनियां हैं। वो तो बीजेपी की कंपनियां, बीजेपी के इशारे पर काम करती हैं। अगर ये खुदा ना खास्ता ये पैसा जो निकला है, अगर 2, 4, 10 करोड़ रुपए कांग्रेस सांसद के घर से निकल जाता ना, तो अब तक ये कहा दिया जाता कि ये तो ईडी और सीबीआई और आईटी वाले जो हैं 2, 4, 5 करोड़ रुपए वहां लाके उन्होंने रख दिया होगा फंसाने के लिए। लेकिन इतनी बड़ी रकम निकली है, किसी के मुंह से ये भी नहीं निकल रहा। कहते 300 करोड़, और ये मोदी की गारंटी है। याद कीजिए, लाल किले से लेकर अब तक एक नहीं, बार बार नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये मोदी की गारंटी है, कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं, कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। और लगता है ये कार्रवाई अभी भी जारी है, और इसीलिए आज इसी पर चर्चा बनती है। और आज की चर्चा, करप्शन पर एक्शन, विपक्षी खेमे में टेंशन, इसी पर हम चर्चा करेंगे। इससे पहले ये जो कार्रवाई चल रही है, और वहां से जो हैं बैग के बैग भर भर के बैंकों में पहुंचाए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए जो निकले हैं वो बैंकों में पहुंचाए जा रहे हैं। रुपया बरस रहा है, बरस रहा है। उस पर जो है अब तक प्रतिक्रियाएं जो हैं, जरा वो सुन लीजिए। देखिए, ईडी का छापा, सीबीआई का छापा और इनकम टैक्स का छापा को ही भारतीय जनता पार्टी विकास समझती है।
धीरज प्रसाद साहू के घर पे या उनके प्रतिष्ठानों पे जो छापे पड़े हैं और ये कितने रुपए आए हैं अभी तक इनकम टैक्स ने क्लियर नहीं किया है, तो ये भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता चल गया कि कितने रुपए हैं और कितने रुपए पकड़ाए हैं? तो कहीं ना कहीं लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कांग्रेस के खिलाफ बोलने में। तो जब तक आईटी ये क्लियर ना करे तब तक रकम कितना हो यह एग्जैक्ट बता देना, तो इसमें संदेह तो होता है कि कहीं आईटी का रेड भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे ही कांग्रेस के सांसद के ऊपर नहीं हो रहे हैं। तो पहले आत्मचिंतन कर ले भाजपा। तकरीबन 20 कमरे इनकम टैक्स ने लॉक किए हैं। धीरज साहू कांग्रेस के सांसद हैं और वरिष्ठ सांसद हैं, मेरे समझ से तीसरी बार के सांसद हैं। और राहुल गांधी जी जो मोहब्बत की दुकान यात्रा चला रहे थे, उसमें आज ही मैंने अभी ट्वीट किया है फोटो को कि वो उनकी भारत जोड़ो यात्रा में जो है कैश उगाही का कैसे काम कर रहे थे, उसका वो प्रमाण है कि उनके साथ बड़े गलबैयाँ डाले हुए वो पैदल चल रहे थे। अभी तक 20 कमरे जो सील हुए हैं, 5 ही कमरे खोले गए हैं और उस 5 कमरे में 220 करोड़ से ज़्यादा अभी तक काउंटिंग हो चुकी है। 15 कमरे खुलने बाकी हैं। मुझे लगता है कि हाल फिलहाल के इनकम टैक्स के इतिहास में, भारत के इतिहास में किसी एजेंसी ने इतना ज़्यादा पैसा जो है बरामद नहीं किया होगा। ये पैसा 300 से 400 करोड़ रुपया कैश होगा। अलग अलग जो बिजनेस होंगे वो अलग है, एसेट होंगे वो अलग है, जो इमूवेबल प्रॉपर्टी होगा उसका हिसाब किताब अलग हुआ। केवल मैं कैश की बात कर रहा हूँ और इसका जवाब कांग्रेस को देना चाहिए कि किस तरह का भ्रष्टाचार कर रहे हो यार। 1952 से लेके आज तक केवल भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए, जो भ्रष्टाचारी है उसी को सांसद बना रहे हो, जो भ्रष्टाचारी है उसी के साथ जो है गलबैयाँ डालते हुए भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हो। इसका जवाब तो कांग्रेस को देना चाहिए, राहुल गांधी को देना चाहिए। कांग्रेस ने तिजोरियों में छपाई, और ये छिपाई और छपाई, मेरा सीधा सवाल किसी और से नहीं, माननीय राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी है। आखिर कांग्रेस ने कहां कहां काली कमाई और कहां कहां नोट की छपाई ये कर रखी है। आज बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि बार बार नोटबंदी के खिलाफ और काले धन के खिलाफ राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी क्यों बोलते हैं। झारखंड में कांग्रेस के सांसद धीरज साहू जी के यहाँ 200 करोड़ रुपए से ज़्यादा नकद मिले और गिनती जारी है। कांग्रेस, करप्शन, कैश, ये तीनों एक साथ चलते हैं। कांग्रेस आई, करप्शन लाई और कैश की दिखाई आप सबने देखा ही है। कांग्रेस है जहां, करप्शन है वहां। 5 प्रदेशों के चुनाव में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा था और भारतीय जनता पार्टी ने इसे पुरजोर तरीके से उठाया। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि एक तरफ घमंडिया की भ्रष्टाचार की गारंटी है, दूसरी तरफ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की गारंटी है कि भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देंगे। और 2 तस्वीरें आपके समक्ष है, ये देखिए। पूरी अलमारी भ्रष्टाचार की काली कमाई से भरकर कांग्रेस के नेता अपनी जेब भर रहे हैं। तो आपने तमाम बयान सुने और इसको लेकर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया इस खबर को लेकर। क्या ट्वीट था प्रधानमंत्री का, जरा वो भी देख लेते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको लेकर जो ट्वीट किया आज, उनका ट्वीट था, पीएम मोदी नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस सांसद धीरज साहू को बताया कांग्रेस का भ्रष्टाचार इसे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पर लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला किया और इस पर बाकायदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया एक्स पर जो है एक अखबार की क्लिपिंग साझा की, जिस अखबार में
ये खबर दी गई थी और जिस अखबार में बताया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री ने लिखा, देशवासी नोटों के ढेर को देखें और फिर इन नेताओं के ईमानदारी के भाषणों को सुने। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। जनता से जो लूटा है उसकी पाई पाई लौटानी पड़ेगी। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा प्रधानमंत्री ने कि इन नेताओं के ईमानदारी के भाषण भी सुनिए और उसके बाद इन नोटों की गड्डी को देखिए। और इससे पहले आपको याद होगा कि इन जो 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव थे उसमें भी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार ये कहा था कि किसी को भी भ्रष्टाचारी को छोड़ेंगे नहीं, कार्रवाई होगी, भले ईडी पर और सीबीआई पर, आईटी पर तमाम तरह के आरोप लगे, लेकिन ये कार्रवाई चलती रहेगी। और इस जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे उस दिन भी उन्होंने 3 दिसंबर को तब भी उन्होंने कहा था ये मोदी की गारंटी है, कोई बचेगा नहीं। तो समझ लीजिए इस तरह की कार्रवाइयां अगले आने वाले दिनों में कुछ और भी बड़ी कार्रवाइयां देखने को मिलेंगी। सुनिए जरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था। ये उन दलों, उन नेताओं को वोटर की साफ साफ चेतावनी है जो भ्रष्टाचारियों के साथ खड़े होने में जरा भी शर्म अनुभव नहीं करते। उन लोगों को देश की जनता ने आज साफ साफ संदेश दे दिया है। और ऐसे लोग जो भांति भांति के तर्कों से भ्रष्टाचारियों को कवच देते हैं, कवर अप करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग जो भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार करने वाली जांच एजेंसियों को बदनाम करने में दिन रात जुटे हुए हैं, वे समझ लें ये चुनाव नतीजे भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का भी जन समर्थन है। तो भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई को जन समर्थन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था। और मैं आज के सवाल पर आऊं उससे पहले मेरे पास एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग न्यूज है, पहले वो देख लीजिए। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि असम म्यांमार यानी बर्मा का हिस्सा था। भारत में बांग्लादेशियों और रोहिंग्यास की अवैध घुसपैठ के मामले में सुनवाई करते हुए कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि असम म्यांमार का हिस्सा था, यानी असम जो है बर्मा का हिस्सा था। यह कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा। और यही नेता हैं जो कभी कहते थे, ये लक्ष्य आज भी कहते हैं कि कश्मीर जो है वो पाकिस्तान का है, और वो कह रहे हैं कि असम जो है वो म्यांमार का, बर्मा का था। ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल। ये इस वक्त की बड़ी खबर है और इस खबर को समझिए, ये दरअसल खबर नहीं है, ये टुकड़े टुकड़े गैंग की मानसिकता है। इस मानसिकता को समझिए। लोग पूछते हैं टुकड़े टुकड़े गैंग क्या है? यही टुकड़े टुकड़े गैंग है जो भारत के हिस्सों को कोई बताता है कि पाकिस्तान का है, कोई बताता है भारत में कब्जा कर रखा है, कोई आज ये बता दिया कि असम जो है वो म्यांमार का, बर्मा का हिस्सा था। इन्होंने कहां से इतिहास पढ़ा है मुझे नहीं पता, लेकिन यह शर्मनाक है सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर इस तरह से। और यही भारत को टुकड़े टुकड़े करने की जो पूरी सोच है, और यही वो सोच है जब जेएनयू में खड़े होकर नारे लगे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। और उसी नारे को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस के नेता पहुंचे हैं कपिल सिब्बल। ये समझिए, इस देश के खिलाफ जो साजिश हो रही है वो समझिए। और इस मुद्दे को मैं जरूर उठाऊंगा। इस वक्त ये बड़ी खबर आई है, ब्रेकिंग न्यूज है, लेकिन मैं इस मुद्दे पर दो टूक में जरूर चर्चा करूंगा। जो लोग कश्मीर को पाकिस्तान का बताते रहे और म्यांमार को बता रहे हैं कि बर्मा का हिस्सा था, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना बड़ा जरूरी है। और मैं आपको यह वादा कर रहा हूं, वचन दे रहा हूं कि ऐसे लोगों को एक्सपोज लगातार मैं दो टूक में करता रहूंगा। लेकिन आज के विषय पर आता हूं, क्योंकि उन लोगों को भी एक्सपोज करना जरूरी है जिनके घरों में अलमारियों से 300-400 करोड़ रुपए निकल रहे हैं और वो ईमानदारी का चोला पहने हुए हैं। इसी को लेकर आज चर्चा होगी, आज डिबेट होगा। दो टूक में मेरा आज का सवाल आपके सामने है। आज दो टूक में मेरा सवाल, जिस पर आज की डिबेट, आज की चर्चा को बढ़ाएंगे। मेरा आज का सवाल, मोदी की गारंटी, भ्रष्टाचार पर जारी रहेगा एक्शन, क्या विपक्षी खेमे में बढ़ रही है टेंशन? जी हां,
सवाल एक बार फिर, मोदी की गारंटी, भ्रष्टाचार पर जारी रहेगा एक्शन, क्या विपक्षी खेमे में बढ़ रही है टेंशन? ये मेरा आज का सवाल है। और आज की डिबेट, आज की इस चर्चा में मेरे साथ 4 मेहमान जुड़ चुके हैं। आइए चारों मेहमानों का परिचय करवा दूं। मेरे साथ आरपी सिंह जी, सरदार आरपी सिंह जी जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, राष्ट्रीय प्रवक्ता सरदार आरपी सिंह जी। मेरे साथ सैयद जवाद जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मेरे साथ अशोक यादव जी जुड़े हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। और अनुराग वर्मा मेरे साथ स्टूडियो में जुड़े हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और स्वागत। शुरुआत करता हूं मैं अशोक यादव जी आपसे। अशोक यादव जी, आईटी की कार्रवाई का स्वागत करेंगे? देखिए अशोक सर, हम लोग हमेशा करप्शन के खिलाफ हमेशा स्वागत करते हैं सरकार के हर कदम का। और यहाँ पर भी समाजवादी पार्टी जिस तरह का वहाँ पे कैश पकड़ा गया है, तो हम लोग यही चाहते हैं कि सख्त से सख्त एक्शन हो। लेकिन अशोक जी, मैं दूसरी बात वही कहूँगा कि मोदी सरकार कुछ ऐसा चश्मा पहनती है और उसमें टेक्नोलॉजी मुझे लगता है वो रडार वाली टेक्नोलॉजी है जो बादलों में नहीं देख पाता था, तो वैसी टेक्नोलॉजी वाला चश्मा मोदी सरकार के ऊपर यादव जी मुझे लगता है जो अपने लोगों का भ्रष्टाचार नहीं सुनिए दिखता, अशोक यादव जी, छुप जाता है। सुनिए, ये तो मैं कह रहा हूं, ऐसा चश्मा तो जांच एजेंसियों को पहनना ही चाहिए कि अगर घरों के अंदर, कमरे के बंद दरवाजों के अंदर नोटों की गड्डियां लपेट लपेट कर 300 करोड़ रुपए, अब तक जो जानकारी है, अगर लपेट लपेट कर किसी ने अपने घर में अलमारियों में रख रखी हैं, तो मुझे लगता है ऐसी जांच एजेंसियों को भी आपको जो है बधाई देनी चाहिए कि उनकी लेंस और उनकी नजरें जो है बहुत तीखी हैं और वो वहां तक पहुंच गई। तो सर बधाई दे दीजिए, किंतु परंतु पर भी मैं आ जाऊंगा, लेकिन दिल खोल के एक बार बधाई तो दे दीजिए, थोड़ा बड़ा दिल करके। देखिए, मैंने पहले ही कहा, ओपनिंग रिमार्क्स में कहा कि यह स्वागत योग्य कदम है कि इस तरह के भ्रष्टाचार खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। दूसरी तरफ मैंने यही सब इनकम टैक्स आईटी विभाग को, सर आईटी विभाग को आप जो है बधाई देते हैं इस कार्रवाई के लिए? बिल्कुल, इसमें कहीं से कोई दो राय नहीं है। ओके, एक मिनट सर, मैं आपको पूरी बात करने का, एक मिनट सर, अशोक जी एक मिनट, आपको पूरी बात करने का मौका दूंगा, आप कंटिन्यू रखें। सिर्फ मैं अपने मेरी जो टीम है, मैं उसको कह दूं, जरा इस वक्त जरा ब्रेकिंग न्यूज चलाइए। समाजवादी पार्टी ने जो धीरज साहू के यहाँ जो करप्शन का जो पैसा पकड़ा जा रहा है, उसको लेकर जो इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई का स्वागत किया है। जरा ये ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिए, अब अपनी बात रखिए अशोक यादव जी। जी, मैं बोलूं अपनी बात? जी जी बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि जिस तरह का चश्मे का बात मैं कर रहा था कि वो चश्मा सरकार को उतार देना चाहिए। और जो करप्शन को जो मोदी जी कहते हैं कि मोदी गारंटी, उस गारंटी की बात अगर होती है अशोक जी, तो कभी कभी लोग हंसते हैं, क्योंकि एक तरफ 300 करोड़ की बात हो रही है और दूसरी तरफ 70,000 करोड़ की बात। यही माननीय मोदी जी कहे थे कि 70,000 करोड़ का आरोपी को जेल में डालने की मोदी गारंटी देता हूं, और वो 70,000 करोड़ का आरोपी मोदी जी के गारंटी देने के बाद मोदी जी की सरकार में जाके डिप्टी सीएम बन जाता है। तब सवाल उठता है उनके चश्मे पे कि किस तरह का चश्मा मोदी सरकार या मोदी जी लगाते हैं। सवाल उठता है अशोक जी, जब मार्च 2020 में जब देश कोरोना के दौर से गुजर रहा था, उस समय देश में 1948 से प्रधानमंत्री आपदा राहत कोष होने के बावजूद एक लीगलाइज्ड लूट करने के लिए देश में पीएम केयर फंड बनाया जाता है, जिसके पदेन सदस्य वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, गृह मंत्री होते हैं। इसमें अशोक का स्तंभ का लोगो भी लगाया जाता है। उसके बाद 3,000 करोड़ रुपए सरकारी कंपनियों से लिए जाते हैं, 2% कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड लिए जाते हैं, तमाम तरह के फंड लिए जाते हैं लोगों के, सरकारी जो कर्मचारियों के सैलरी से, लेकिन उसकी ऑडिट नहीं होती है। वो पैसे का कहते हैं प्राइवेट फंड है। यादव जी, तो इस तरह की जो चीजें, यादव जी एक मिनट आपको रोक रहा हूं, क्योंकि आपने 2 चीजें फैक्चुअली गलत कही हैं। एक तो जो प्रधानमंत्री पीएम रिलीफ फंड था ना, वो भी एक प्राइवेट उस पर बना था, वो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंदर कोई ऐसी संवैधानिक बॉडी नहीं थी, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा उसको ऑडिट नहीं करवाया गया, उसके ऑडिट को लेकर के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा के अंदर, जहां तक मेरी जानकारी है, आरपी सिंह जिस पर ज्यादा मुझे लगता है कि आपने सवाल उठाया तो आरपी, लेकिन जितनी मेरी जानकारी है पत्रकार के तौर पर, इसको लेकर बाकायदा जो है सरकार की तरफ से इसका लेखा जोखा रखा गया था। लेकिन फिर भी आपने कहा, ये सवाल उठाया, तो आरपी सिंह जी वो कह रहे हैं कि भाई 70,000 करोड़ का जो अजीत पवार का उनकी इस तरफ इशारा है, उनको आप सरकार में ले लेते हैं, और जो है प्रधानमंत्री रिलीफ फंड जो है उसको भी लेकर वो सवाल उठा रहे हैं, उसका ऑडिट नहीं हुआ। जवाब दीजिए। पहले तो अशोक भाई,
आपको बधाई, आपने बड़ा तर्कसंगत विषय आज उठाया है। और एक जो इससे पहले जो विषय आपने उठाया उसके बारे में बात करें, जो कपिल सिब्बल जी ने आज कोर्ट में कहा। मैं अभी देखा, मेरी मेमोरी में था, तारीखें याद नहीं थी मेरे को। 1505 में साहब श्री गुरु नानक देव जी असम गए थे और 1769 में 1669 में साहब श्री गुरु तेग बहादुर जी 9वें गुरु भी असम गए थे। ये दर्ज है हमारे रिकॉर्ड में। सिखों के साखी जो हमारा कहा जाता है, उन साखियों में तारीखों के साथ, स्थानों के साथ, रुबड़ी में या ब्रह्मपुत्रा में कहाँ गए वो सब दर्ज है। अब पता नहीं ये कहाँ का इतिहास कपिल सिब्बल जी दोहरा रहे हैं, कहाँ की बात कर रहे हैं, हमारी तो समझ से बाहर है। सर आप लोग इनको पढ़ाते नहीं ना इतिहास? कपिल सिब्बल जी को पढ़ा के एक दिन उनको क्लास जरा इतिहास की लगवाइए, उनको जरा पढ़वाइए। पता नहीं क्या पढ़ करके वो कहां से पढ़ करके पहुंचते हैं, मुझे तो जानकारी नहीं, लेकिन ये सब चीजें उनको पढ़ाई जानी चाहिए। उनको उनके लिए प्रौढ़ शिक्षा केंद्र के तहत, प्रौढ़ शिक्षा जो सरकार की योजना, उसके तहत मुझे लगता है कपिल सिब्बल जैसे लोगों के लिए रात्रि का एक स्कूल खोलना चाहिए इतिहास की, जिनको जानकारी देनी चाहिए। आप लोग वो करते ही नहीं हो सर। ये वही कपिल सिब्बल हैं जिन्होंने कोर्ट में खड़े होकर कहा था कि राम मंदिर का जो फैसला है उसको चुनाव के बाद तक के लिए टाल दिया जाए। और जो कोर्ट में किया तो सबको जानकारी है। परंतु कपिल सिब्बल है, जिस प्रकार से वह एक सोच रखते हैं। जब वो एक ईवीएम मशीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी लंदन में, उसमें भी शायद मेरी अगर याददाश्त ठीक है तो उसमें भी कपिल सिब्बल उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में थे। मतलब वो अरेस्ट नहीं कर रहे थे, परंतु उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाए गए थे। अब वो समझ लग गया था कि वहां पर ईवीएम की प्रेस कॉन्फ्रेंस लंदन में क्यों हो रही थी, यहाँ क्यों नहीं हो रही थी। तो एक कपिल सिब्बल जी का अपना किरदार है, वो उस प्रकार से कुछ कभी अपने हिसाब से चीजें करते हैं। परंतु असम भारत का हिस्सा था, रहा है और रहेगा। ये गलतफहमी किसी को रहनी नहीं चाहिए कि हम असम को कहें कि असम भारत का हिस्सा नहीं था और वो बर्मा का हिस्सा था। ये जिन्होंने उनके लिए रिसर्च की, जिन्होंने उनको फीड दिया, वो मुझे लगता है कि ठीक नहीं दिया और उनको दोबारा से अपने यहाँ रिसर्च करनी चाहिए। मैं तो सिख इतिहास से विवरण दे दिया आपको। पर जरा इस बात पे आते, जो बात 70,000 करोड़ और ये 200, 250, 300 करोड़ जितना जो भी अभी तो रेट चल रही है। आज से कुछ दिन पहले कोई पार्था चौधरी है बंगाल के मंत्री, पार्था चटर्जी, सॉरी पार्था चटर्जी बंगाल के मंत्री हैं। अब उनके घर से किस प्रकार के नकदी के ढेर पाए गए थे, अगर आपको याद हो, एक पिक्चर मैं अभी ढूंढ रहा था तो पिक्चर मेरे को मिली। ये पिक्चर है उस समय की, तो दिखता है कि किस प्रकार नकदी पाई जाती। उसी प्रकार का मामला यहाँ पर भी है कि पता नहीं कितने पैसे क्या करते हैं और कहां से ये भ्रष्टाचार के मामले में चलता है। और ये उससे बड़ा है, एक मिनट आरपी सिंह जी आपको रोक रहा हूं। ये पार्था चटर्जी के यहाँ जो कैश मिला था उनके जानकार के यहाँ, वो कैश जो है, मैं उनके पार्था चटर्जी के शॉर्ट भी चला रहा हूं, जो मेरी जानकारी है 50-70 करोड़ पर। ये देखिए वो शॉर्ट्स है, आप देखिए नोट कैसे रखे हुए थे, 50 से 70 जो है करोड़ रुपए। लेकिन उनके पार्था चटर्जी की इंटरेस्टिंग बात क्या थी, उन्होंने सोने चांदी के गहने जो है बाथरूम के कमोड में छुपाए हुए थे। बाथरूम के कमोड में सोने चांदी के गहने छुपाए हुए थे। ये इस देश में हो रहा है। ये देखिए नोट जो है, गुलाबी नोट, उस वक्त तो गुलाबी नोट भी चलते थे, नोट जो है इस तरह से उनकी ढेरे की ढेरे पहाड़ बना के रखे हुए थे। ये हो रहा है इस देश में। बोलिए। अब ये वो सांसद साहब हैं जिनके यहाँ आज रेड चल रही है, वो दिख रहा है आपको कि किनके साथ गलवकड़ी हो रहे हैं, किनके साथ हाथ मिला रही है। ये भारत जोड़ो यात्रा का एक दृश्य है। तो ये जितने इस प्रकार के लोग सब इकट्ठे हो जाते हैं। अब उसका एक सबसे अच्छा उदाहरण तो राहुल गांधी जी का खुद का है कि कितने रुपए में, कितने हजार करोड़ रुपए की, कुछ लाख रुपए में, 5-10 लाख रुपए में 5,000 करोड़ से अधिक की संपत्ति ग्रहण कर ली। ये इसी प्रकार के मामले हैं। ये तो क्योंकि शिकंजा कसा गया, कुछ लोग कोर्ट चले गए और कोर्ट के आदेश, और हमारे सरकार के होते नहीं, पहले से कोर्ट के आदेश के अनुसार से कार्रवाई चल रही है और उस पर सब कुछ मामला चल रहा है। अब उसमें अगर जब भी वो अगर डील होगी, जो भी जैसा अगर ये पकड़ में नहीं आता और अगर ये डील हो जाती तो हजारों करोड़ रुपए का लेन देन हो रहा था, हेरफेर हो रहा था। लेकिन उस सवाल का जवाब दीजिए जो अशोक जी ने, यादव जी ने उठाया। वो ये कह रहे हैं कि भाई, हाँ मैं किसकी बात, मैं उत्तर दे रहा हूं। जहां तक अजीत पवार का 70,000 करोड़ का मामला है, मेरा निवेदन है समाजवादी नेता से, आपके पास जो बेस्ट वकील हो वो हायर करिएगा। उसकी फीस देने की जिम्मेवारी मेरी नहीं, मैं चैनल पे कह रहा हूं, फीस देने की जिम्मेवारी मेरी रही। अगर आपने वो साबित कर दिया कोर्ट में तो फीस मेरी गई।
नहीं गए तो दुगनी फीस आप मुझे वापस देंगे। मुझे आवाज असल में नहीं आ क्या रही हुआ सर, कि- अशोक सर मुझे आवाज नहीं आ रही। एक मिनट आरपी सिंह जी एक मिनट आपने इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं, अशोक जी तक आवाज नहीं जा रही है। मेरे जो टीम के मेंबर हैं, मेरे जो प्रोड्यूसर हैं, जरा देखिए अशोक यादव जी तक सबकी आवाज जानी चाहिए। जो आरपी सिंह जी कह रहे हैं वो तो बड़ी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, तो मुझे लगता है वो जरूर सुननी चाहिए अशोक यादव जी का। जी सिंह साहब, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा था नाम, लेकिन वो उन्होंने एनसीपी के संबंध में कहा था और ये कहा था कि वहां पे इस प्रकार का खेल होता है। उसमें जो जानकारी मेरे पास है वो कोई तथ्य अजीत पवार जी के खिलाफ कोई साबित नहीं हो पाते, और वो अगर मेरे किसी के पास तथ्य हो तो जरूर करना चाहिए, उनको इसको कोर्ट में परस्यू करना चाहिए। परंतु सच ये है कि जब इनके कोई भ्रष्टाचारी आदमी पकड़ा जाता है, जिनके यहाँ गड्डियां पकड़ी जाती हैं, जहाँ कोई करप्शन के डील पकड़े जाते हैं, तो इसी प्रकार का हल्ला करते हैं। ओके, ये नहीं बता पा रहे कि ये जो 200, 250, 300 करोड़ रुपए अभी तो रेट चल रहा है, अभी तो कुल मिलाकर 5 जगह पे हुआ, 20 जगह ऐसी है जहां पे शक है। जब ये गिनती जब भी पूरी होगी, उदाहरण के लिए 300 करोड़ की जो जानकारी आ रही है, वो पैसा कहां से आ रहा है, वो पैसा कहां का पैसा है, वो किसका पैसा है। अभी हाल में कर्नाटका के अंदर एक व्यक्ति पकड़ा गया था, तेलंगाना के लिए पैसे लेकर जा रहा था चुनाव के लिए। इसी प्रकार से छत्तीसगढ़ के अंदर व्यक्ति पकड़ा गया जो कुछ 5-5.5 करोड़ के साथ पकड़ा गया, उसने कहा कि मैंने 500 से अधिक करोड़ की डिलीवरी करने की जिम्मेवारी थी मेरे। हाँ नहीं ठीक है, ये पैसा किसका है मुझे लगता है उसकी तह तक तो शायद जो है जांच एजेंसियां पहुंच जाएं, क्योंकि ये बड़ी रकम है, और अगर ये जो है धीरज साहू की रकम है तो ये भी अपने आप में सवाल उठता है। और ये अगर कहीं और की भी रकम है, यानी कि कांग्रेस के किसी मुख्यमंत्री की या बाकी, जिसको लेकर बाबूलाल मरांडी ने आशंका जताई है कि ये हो सकता है। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता दूं, आपको ये भी जानकारी दे दूं, जो धीरज साहू हैं, धीरज साहू ने बाकायदा जो है वो अपनी जो संपत्ति, जो क्योंकि राज्यसभा के सांसद हैं, उन्होंने राज्यसभा को जो अपनी संपत्ति बताई थी, राज्यसभा में जो जानकारी दी थी, उसके अनुसार उनकी संपत्ति 34 करोड़ रुपए है। कुल मिलाकर चल अचल संपत्ति उनके पास जितना पैसा है वो उन्होंने बताया 34 करोड़ रुपए है। और उसमें से वो ये भी बताते हैं कि करीब 2.5 करोड़ रुपया उन्होंने अपने व्यवसाय के लिए कर्ज ले रखा है। सोचिए, 34 करोड़ संपत्ति है, 2.5 करोड़ कर्ज दिखा रहे हैं, और अलमारियों में कितना है, 300 करोड़ रुपए। ये नेताओं की हकीकत है, कांग्रेस नेताओं की हकीकत है। मैं एक ब्रेक ले रहा हूं, ब्रेक के बाद आऊंगा, और उसके बाद सैयद जवाद और अनुराग वर्मा आपके पास भी आऊंगा। इस ब्रेक के बाद चर्चा जारी रहेगी, बने रहिए मेरे साथ। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा, उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए एनपीएस जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, एनपीएस से आज ही करें तैयारी। एनपीएस जरूरी है। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए कि इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है आईपीएफ, लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये आईपीएफ आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर आईपीएफ आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहां से सीखा? एनएसई की साइट पर। समझ कर इन्वेस्ट कर। मिठाई तो हमारे जमाने में होती थी। हाँ तो जाइए ना अपने जमाने में। रोमांस तो हमारे जमाने में होता था। पेमेंट भी उसी जमाने का है। अरे भैया, डिजिटल पेमेंट करना सीखिए नए जमाने में। इजी, सेफ एंड फास्ट है। हमने तो इनको डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया। आपने ये सेल्फी लेते हैं, ये हमारे जमाने का है। आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार, 2 बूंद हर बार,
पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दादी, आज भी आपकी चाय की दुकान बंद थी? 1 महीने से बीमार हूँ, काम बंद और इलाज का खर्चा अलग। आयुष्मान कार्ड नहीं बनवाया? नाम सुना है, कहाँ बनवाना है, कैसे बनवाना है, इस उम्र में भाग दौड़। कार्ड अभी बन जाएगा। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें, अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। बन गया। अब ठीक होकर अपने हाथ की चाय पिला दो। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। आशुतोष वर्मा, म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूट। अरे सर जी, म्यूचुअल फंड वाले खुद ही कहते रहते हैं डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर लो। सारे डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपका कौन पूछेगा? हम यहाँ क्यों बैठे हैं? गड्डी सीखने के लिए? सर जी, म्यूचुअल फंड्स का भी सेम फंडा है। शुरुआत में किसी ना किसी को तो म्यूचुअल फंड्स की सारी जानकारी देनी होगी ना। मैंने भी शुरुआत करनी। आप भी मेरे तरह म्यूचुअल फंड्स डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। दो टुक आप देख रहे हैं, दो टुक में हम चर्चा कर रहे हैं करप्शन पर एक्शन, विपक्षी खेमे में टेंशन। जिस तरह से कांग्रेस के एक सांसद धीरज साहू के घर पर लगातार इस वक्त जो है IT की जो रेड पड़ी उसको लेकर के काम चल रहा है और वहां पर नोटों की गिनती हो रही है। अब तक जो जानकारी है 300 करोड़ रुपए से ज़्यादा का पैसा जो है वहां से रिकवर हो चुका है। अलमारियों के अंदर बंद नोट निकले थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गारंटी दी थी, ये कहा था कि कोई भी भ्रष्टाचारी बचेगा नहीं। इसी सब पर हम चर्चा कर रहे हैं। RP सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं BJP से और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अशोक यादव जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक सैयद जवाद जुड़े हैं, अनुराग वर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हैं। सैयद जवाद जी, ये कार्रवाई को कैसे देखेंगे आप? आपको लगता है कि ये IT की सही कार्रवाई है? आप भी स्वागत करेंगे क्या? बहुत बहुत शुक्रिया अशोक भाई। और आज बड़े माशाल्लाह आप बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं। देखिए क्या है, कार्रवाई जिस तरीके से हो रही है होना चाहिए भ्रष्टाचार के ऊपर, और भ्रष्टाचार के ऊपर कोई भी कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी भी दल का हो, किसी भी पार्टी का हो, कैसा भी नेता हो। अगर भ्रष्टाचार के ऊपर कार्रवाई हो रही है तो सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई कानूनी दायरे के अंदर रह करके होना चाहिए, बिल्कुल साफ शब्दों में। लेकिन अब दूसरा पस मंजर जो RP सिंह साहब कह रहे थे, दूसरा पस मंजर भी सुनिएगा। अभी वो फोटो दिखा रहे थे राहुल गांधी साहब के साथ। भाई एक सांसद हैं, उनके कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, तो डेफिनेटली उनकी जो है बड़े बड़े नेताओं के साथ मुलाकात भी होगी, चीजों की होगी और सबके साथ होगी। लेकिन भाई साहब, बहुत से ऐसे उद्योगपति हैं जो भारत का पैसा लेकर के विदेशों के अंदर बैठे और भाग गए, और माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ भी उनके फोटो हैं। तो क्या कहा जाएगा? हम ऐसी बात नहीं करते, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत सम्मानित हैं, मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं, मैं बड़ा आदर और सम्मान के साथ कहता हूं। अभी RP सिंह साहब बड़ा फोटो मोबाइल में लिखकर दिखा रहे थे, अभी मैं मेहुल चोकसी साहब को भी उनकी मीटिंग में दिखा दूंगा, और उसके बाद जो है मोदी साहब की जो है नीरव मोदी के साथ भी दिखा दूंगा, ललित मोदी के साथ भी दिखा दूंगा। चीजें हैं, और ये पहली रेड नहीं IT की जिसके अंदर तमाम रुपए पकड़े जाते हैं तमाम जगह पे। लेकिन भाई साहब, सिर्फ अगर विपक्ष के नेताओं के ऊपर कार्रवाई हो रही, संदेह किस चीज पे है अशोक भाई? संदेह समझिएगा, एक तरफा कार्रवाई अगर हो रही, यही IT की अगर कार्रवाई होना हो तो सभी के ऊपर हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी अगर भ्रष्टाचार के बिल्कुल खिलाफ हैं तो भारतीय जनता पार्टी के सांसदों के ऊपर भी सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, विपक्षी नेताओं के ऊपर भी होना चाहिए। और बड़े उद्योगपति अडानी साहब के बारे में जब JPC की मांग करी गई थी तो माननीय प्रधानमंत्री जी को दिल खोल करके ये कहना चाहिए था, हाँ हम JPC के लिए तैयार हैं, और अडानी साहब के ऊपर भी इसी तरीके की कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन हैरत की बात यह है अशोक भाई कि मैं देखता हूं कि अडानी साहब का नाम जैसे ही आता है, पूरी भारतीय जनता पार्टी अडानी को डिफेंड करने में लग जाती है। क्या कभी ED, CBI, इनकम टैक्स कभी अडानी साहब के घर पे गई, कभी उनकी कुंजी खटखटाई जाकर की कि भाई साहब हम निष्पक्ष एजेंसी हैं? कभी CBI के लोग गए कि हम निष्पक्ष एजेंसी हैं, हम जो है सरकार की तरफ से नहीं जाते, अडानी साहब के घर पे जाएं और उनको दिखाएं। और अब भ्रष्टाचार के ऊपर लेकिन एक बात सैयद जवाद,
ये अडानी और ये उद्योगपति देश का पैसा लूट रहे हैं। देखिए ये ठीक है, एक तो इसमें दो पक्ष हैं। एक ये बात बार बार ये सवाल उठा करके विपक्ष जो है बार बार जनता की अदालत में जा रहा है। जनता इसको आरोप को बेबुनियाद शायद मान रही है, क्योंकि अगर जनता का फैसला देखेंगे तो जनता बार बार इस मुद्दे पर विपक्ष को रिजेक्ट कर रही है। एक बात। दूसरी बात, अगर ऐसा लगता है कि ईडी और सीबीआई या फिर इनकम टैक्स वाले अगर अडानी जी की जांच नहीं कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, तो उसके लिए क्यों नहीं विपक्ष सुप्रीम कोर्ट में चली जाती? अभी तो आरपी सिंह जी ने कहा कि भाई आप लोग कोर्ट में चले जाइए, पैसा वकील का हम दे देंगे। आरपी सिंह साहब भूल जाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष टीवी के ऊपर पैसे लेते पकड़े जा चुके हैं, ठीक है, और वो नैतिकता की बात ना ही करे तो ही अच्छी बात है। और ये मेरा नहीं है कि तमाम जगह उसके वीडियो मौजूद है, अगर गूगल पे टाइप करेंगे तो पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक, सांसद, उनके पास भी पैसे पकड़े जा चुके हैं, और ये आज कोई नया मामला नहीं है करप्शन के ऊपर। जी यही तो मैं कह रहा हूँ जवाद जी, ये दो बातें हो गई ना जवाद जी। आप कह रहे हैं कि भाजपा के लोग वो पकड़े, फिर आप कह रहे हैं जांच एजेंसी एक तरफा कार्रवाई करती है, दोनों बात कैसे सही होंगी? नहीं, देखिए दो बातें हैं। अब इसको वो मत करिएगा, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं कह रहा हूँ राष्ट्रीय पार्टी के अध्यक्ष, मैं बता रहा हूँ भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन से साल में, ये बताइए साल, जनता को ये भी साल बताइए। नहीं, उनको तो 2012 के अंदर कोर्ट ने सजा भी दी थी, सीबीआई कोर्ट ने। मैं वही कह रहा हूँ, साल भी बता दीजिए, नाम बता दीजिए, नाम में क्या दिक्कत है, नाम बता दीजिए सर। नहीं अब ना अशोक साहब, आप मेरे से ज्यादा ज़हीन है, ज्यादा पढ़े लिखे हैं। अरे आप जनता सुनिए, जब आप कह रहे हैं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो नाम बता दीजिए, उसमें क्या दिक्कत है? अब देखिए क्या है, देखिए मेरी भाजपा से पर्सनल तो कोई दुश्मनी है नहीं। कल को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स कहीं पर भी ये फंसा दे किसी का नाम लेने पर, लेकिन ये पत्रकारों का काम था। सुनिए जवाद जी, जवाद जी सुनिए तो सही, जहां तक जितना मैं आपको जानता हूं, मुझे नहीं लगता कि आपके घर में अलमारियों में जो है ब्लैक मनी पड़ी है, तो आप फंसने की चिंता मत कीजिए। ना आप फंसेंगे ना मैं फंसूंगा, क्योंकि हमारी अलमारियां तो खाली हैं। हमारी अलमारियों में तो कागज पत्थर मिलेंगे, किताबें मिलेंगी, वो करोड़ों रुपया तो कांग्रेस नेताओं की अलमारियों में से निकल रहा है, उसमें हमें क्या मतलब है? नहीं, वो बड़ा एक मशहूर शेर है कि चलते हैं दबे पांव के कोई जाग ना जाए, गुलामी के असीरों की यही खास सदा है, और होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम का हाकिम ही फकत उसकी सजा है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री, जिनका मैं सम्मान करता हूं, उनके साथ एक चीज है, जैसे साहू साहब ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली, अभी सब दाग जो है उनके धुल जाएंगे। अच्छा, वो बिल्कुल है ऐसे। मैं उसको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं। देखिए क्या है, अभी हिमंता बिश्व शर्मा साहब, ठीक है, मुख्यमंत्री बनाए गए नहीं बनाए, उनके ऊपर आरोप भी लगे, गंभीर आरोप भी लगे, और अभी उनकी धर्म पत्नी के ऊपर 10 लाख करोड़ रुपए की बात हुई थी, 10 करोड़ रुपए के आसपास की बात हुई थी, कोई जांच नहीं गई। नहीं, उसके लिए तो उन्होंने बाकायदा केस ठोक दिया है। वो कह रहे हैं कि मैं छोड़ूंगा नहीं, वो केस ठोक दिया है उन्होंने मानहानि का। अरे सुनिए तो मानहानि का केस, क्या सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स या कोई भी केंद्रीय एजेंसी उनको बुला करके जांच के लिए ले जाती है? ओके सुनिए अशोक भाई लेट मी कंप्लीट पर, उसके बाद आपने लगातार व्यापम घोटाले के ऊपर बात होती रही, चर्चा होती रही, और किस सरकार के अंदर हुआ वो जग जाहिर है और बड़ा घोटाला है, और आज भी है। हमें पता है जनता ने हो सकता वोट ना दिया हो कांग्रेस को, ना चीजें के, लेकिन क्या व्यापम घोटाले की जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, मैं जनता के सामने सवाल करता हूं। क्या व्यापम घोटाले की जांच नहीं हुई? क्या व्यापम घोटाले की जांच नहीं हुई क्या? अरे भाई अभी तक व्यापम घोटाले, बताइए सर, आप बताइए, क्या व्यापम घोटाले की जांच नहीं हुई? नहीं, अभी तक व्यापम घोटाले के जो बड़े आरोपी है। सुनिए सर, सुनिए, अब मेरी बात सुनिए, अब सुनिए सैयद जवाद जी, मैं सुनिए एक मिनट मेरी बात सुनिए। अब मैं ना दर्शकों के सामने कुछ डेटा रख देता हूं, उसके बाद मुझे अनुराग जी के पास भी जाऊंगा। ये आप ठीक कह रहे हैं कि भाई बहुत सारी चीजें होती हैं, चीजों की जांच नहीं होती, कई बार कई शिकायतें आती हैं, कई चीजें होती हैं। एक डेटा मैंने लिया, वो ईडी का डेटा है। वो डेटा क्या कहता है, ईडी के पास ना MP, MLA, MLC जो प्रेजेंटली हैं, जो फॉर्मर हैं, ऐसे सब लोगों की, जिसमें से हो सकता है कुछ आपने कंप्लेंट की हो, मैंने, अनुराग भाई ने, आरपी सिंह जी ने या अशोक यादव जी ने, ऐसी ईडी के पास 5906 कंप्लेंट जो हैं पिछले साल तक जो आंकड़ा है पहुंची थी। इनमें से ईडी ने सिर्फ 2.98
2.98% मामलों में ईडी ने इसमें एक्शन लिया। 2.98%, मतलब मैं समझ लिया 3%, क्योंकि ईडी के पास भी कंप्लेंट बहुत जाती हैं। तो ईडी के पास भी जाहिर सी बात है कि ऐसा नहीं है कि ईडी के पास कंप्लेंट जाती है और उसके बाद वो तुरंत छापामारी कर देता है। उनके पास भी जांच एजेंसियां, सीबीआई, आईटी, जो है इनकम टैक्स, उनके पास अपने सोर्स होते हैं। वो उन सोर्स से जानकारियां जुटाते हैं, जानकारियां जुटा के वो छापा मारते हैं। जब छापा मारते हैं, जब 400, एक मिनट सर मेरी बात पूरी, जब 300 करोड़ रुपए पकड़े जाते हैं, जब बाथरूम के अंदर जो है, कमोड के अंदर जो है सोने चांदी के गहने पकड़े जाते हैं, तो फिर उसके बाद ईडी और सीबीआई या इनकम टैक्स पे सवाल नहीं उठना चाहिए। दूसरी बात जो शुरू में अशोक जी ने कहा, एक मिनट सर रुकिए, शुरू में अशोक जी ने कहा कि भाई ये कौन सा चश्मा है। देखिए मेरे पास 2 रिपोर्ट हैं कम से कम। मैं अभी तुरंत, मैंने आने से पहले मुझे पता था सवाल उठेगा, मैंने तुरंत 2 खबरें देखी और एक खबर तो है अक्टूबर 2022, कुछ महीने पहले की है। सूरत में ईडी के भाजपा नेता के घर छापा, उसकी करीब 2.70 लाख रुपए की संपत्ति ईडी ने जब्त की। बीजेपी ने सूरत के इस नेता को निकाल दिया। ठीक है, यह अभी की घटना है। दूसरी घटना क्या है, कोरबा में बीजेपी नेता गोपाल मोदी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। और ऐसी 3-4 घटनाएं हैं, एक 2 भाई और रायपुर में बीजेपी के 2 जो है भाई थे, उनके अच्छा, तो ऐसी 50 घटनाएं हैं जो हुई हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक ही पार्टी में छापे मारे जाते हैं। शायद 400 करोड़ जहां से निकलते हैं वही खबर बनती है, उस पर डिस्कस होता है। 30 सेकंड, 30 सेकंड फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊंगा। देखिए क्या है, आपको पता होगा सतपाल मलिक साहब, एक्स गवर्नर भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के सांसद, मौजूदा सांसद और जिनके पास मंत्रालय था, उनके ऊपर गंभीर आरोप लगाए 300 करोड़ रुपए के। ये मेरे नहीं, सतपाल मलिक साहब के, और गवर्नर थे। और गवर्नर रहते हुए उनका ये आज है, आज उनको कोई टेलीविजन पे बुलाता नहीं, नेशनल टेलीविजन पे, ना उनका इंटरव्यू लेता कोई। अच्छा, एक मिनट सर, आप अरे बाबा एक मिनट, आपने कहा टेलीविजन पे नहीं, तो मैं एक मिनट बता दूं आपको। आप उन सतपाल मलिक की बात कर रहे हैं जिनका हाल ही में एक इंटरव्यू था जिसमें उन्होंने कहा ये जो 5 राज्य हैं, 5 राज्यों में बीजेपी हारने वाली है। मैं जमीन पे गया, मैंने ग्राउंड पे जानकारी जुटाई और मेरे पास जो जानकारी है 5 राज्यों में बीजेपी, वही सतपाल मलिक है क्या? वही सतपाल मलिक है? ये वही सतपाल मलिक है जिनको नहीं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूं सर। नहीं, सही सुनिए सैयद जवाद जी, आपने कहा ना टेलीविजन इंटरव्यू, देखिए आपकी कुछ क्रेडिबिलिटी है, आप मेरे टेलीविजन चैनल पे बैठे हैं। मुझे नहीं लगता सतपाल मलिक जैसे लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी, और मैं ये दावे के साथ खुलकर कह रहा हूं, मैं सुनिए मेरी, हाँ मैं खुल के कह रहा हूं, सुनिए मुंह आप चौंकिए मत, मैं ये कह रहा हूं बीजेपी ने गलत आदमी को जम्मू कश्मीर का राज्य, मैं खुलकर कह रहा हूं, बोलिए, मैं कह रहा हूं गलत आदमी को बनाया था, गलत आदमी, क्योंकि मैं उस आदमी की रग रग से वाकिफ हूं। मैं भी पत्रकार हूं, दिल्ली की गलियों में मैंने पत्रकारिता की है, उस आदमी की रग रग से वाकिफ हूं, तो उसमें क्या गलत है? बीजेपी ने गलत कदम उठाया, बीजेपी गुप्त है। आप इसे रिस्पॉन्ड कीजिए। मुझे अभी चौथे मेहमान के, सुनिए मेरे एक मिनट, मुझे अभी मेरा, यानी अशोक भाई सवाल का जवाब, यानी आपने माना नरेंद्र मोदी साहब और माननीय गृह मंत्री अमित शाह साहब गलती करते हैं? भैया सुनिए मेरे, एक मिनट सुनिए, हाँ ठीक, आप बोलिए, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, मैं जवाब दे रहा हूँ ना, अरे मैं जवाब दे रहा हूँ, सवाल का जवाब सुनिए, जवाब सुनिए ना, जवाब सुनिए, मैं बता रहा हूं, मुझे लगता है गलत किया। ये मोदी जी और अमित शाह क्या समझते हैं ये वो जाने। मुझे लगता है, सुनिए, मुझे लगता है, सुनिए सैयद जवाब, मुझे लगता है आप करप्शन के इशू को इवेट करने के लिए मेरी डिबेट को कहीं और लगा रहे हैं। मुझे लगता है आपको लगता है आपसे करप्शन के इशू पे बात कर रहे हैं। मेरा मानना है ओके, ये डिबेट आपकी और मेरे बीच नहीं है, ये डिबेट आपकी और मेरे बीच में नहीं है, ठीक है ना? ओके, मुझे आगे बढ़ना है क्योंकि मुझे भ्रष्टाचारियों पर बात करनी है जिनके यहां से पैसे पकड़े जा रहे हैं। आप उनके बारे में कर रहे हैं, यहां पर हो सकता है, वहां पर हो सकता है, मुझे उनके बारे में बात करनी है जिनके घरों से पैसा पकड़ा जा रहा है। इस देश की कमाई है, इस गरीब लोगों की कमाई है। अनुराग वर्मा रिस्पॉन्ड कीजिए। देखिए अशोक जी, इसमें जो समाजवादी पार्टी के मित्र हमारे जो उन्होंने बोला और जो कांग्रेस की विचारधारा से लिप्त जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने जो बोला, उसको देख के एक चीज बड़ी क्लियर है कि हमें हमारे भ्रष्टाचार की कोई भी बात करेगा तो हम कोई भी इमेजिनरी भ्रष्टाचार दूसरी पार्टी का निकाल लेंगे और मामले को कंफ्यूज करेंगे। हम अपनी बात का जवाब नहीं देंगे, ये इन लोगों ने ठाना हुआ है।
एक एमपी के घर पे 300 करोड़ रुपया निकल रहा है और अभी शायद 1000 करोड़ रुपया और निकलेंगे। उस बात पे जवाब देने की जगह ये सतपाल मलिक तक पहुंच गए। उस बात पे कोई बात नहीं करनी है कि वो 300 या 1000 करोड़ रुपए या 1500 करोड़ रुपए कहां से आए हैं, उसका मतलब क्या है और उसका आगे इस्तेमाल क्या है। अशोक जी, इसमें एक चीज मैं आपको और अपना जो अनुभव से मैं बता रहा हूं कि अब लोकसभा चुनाव हमारे आने वाले हैं। अभी 5 राज्यों के चुनाव निकले हैं। इस धन का कहीं ना कोई कनेक्शन इन दोनों चुनावों से बड़ा ही गहरा है। और सबसे बड़ी चीज क्या है कि आज जनता ने जिस तरह से इनको नकारा है, उससे यह साफ साबित होता है कि आप भ्रष्टाचार के एक ब्रांड एम्बेसडर हो। तभी आपको पैसा खर्चने के बाद भी अगर आपकी अलमारियों में 300 से लेकर 1500 करोड़ निकल रहा है तो आप कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के ब्रांड एम्बेसडर हो और आपको जनता नकार चुकी है। और जो भी लोग ईडी और सारी एजेंसीज पे आरोप लगाते हैं, वो सबसे पहले जाके इन एजेंसीज की फंक्शनिंग के निटी-ग्रिटीज को पढ़ें, समझें, तब जाके उनकी विश्वसनीयता पे सवाल उठाएं। इस तरह से राष्ट्रीय चैनल पे बैठ के बेकार की बातें करने से कोई फायदा नहीं होता है। उसमें कंप्लेंट्स होती हैं, उनके प्रोसेसेस होते हैं, उसके प्रूफ्स इकट्ठा किए जाते हैं, तब जाके कार्रवाई होती है। तब जो है कि पब्लिक डोमेन में ये इंफॉर्मेशन दी जाती है कि उसके घर से 300 निकले या 3000 निकले। ऐसे बकवास करने से टीवी चैनल पे नहीं होता है। ओके, एक मिनट रुकिए। थोड़ा सा बकवास शब्द से हमें बचना चाहिए, मुझे लगता है, क्योंकि हर मेहमान की अपनी अपनी भाषा, अपने अपने तर्क हैं। इस शब्द को मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन तो मैं एक्सपेंस कर देता, लेकिन कोई बात नहीं। मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद मैं इस डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बात सही कही अनुराग ने कि बिल्कुल ये पैसा आया कहां से और ये पैसा दरअसल किस लिए इस्तेमाल होने वाला था, ये सब चीजें जिस पर बात होनी चाहिए। और फिर सवाल यही है, अगर कांग्रेस सांसद के घर से इतना पैसा मिल रहा है तो वो उसमें हिस्सेदारी किस किस की है, इस पर भी बात होनी चाहिए। क्या दिक्कत है, मैं आऊंगा इस पर, लेकिन इस ब्रेक के बाद। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझकर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा, इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर, समझ कर, इन्वेस्ट कर। अगर छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। मोदी सरकार की गारंटी, सबका अपने पक्के घर का सपना होगा पूरा। 4 करोड़ पक्के घरों का निर्माण, हमारा संकल्प विकसित भारत। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें, आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें, डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। लाइफ में फाइनेंशियल आजादी के लिए NPS जरूरी है। रिटायरमेंट में फाइनेंशियल आजादी रहे जारी, NPS से आज ही करें तैयारी। NPS जरूरी है। मम्मी, कॉलेज की क्रिकेट टीम में ना मेरा सिलेक्शन हो गया है। वेरी गुड। कॉलेज की टीम में तो आ गया, देश की टीम में रजिस्ट्रेशन कब करवा रहा है? वो कैसे? तुम वोटर बन के देश की टीम का हिस्सा बन सकते हो। देश का फॉर्म भरो, देश की टीम का हिस्सा बनो। वोट करना सिर्फ तुम्हारा अधिकार ही नहीं, बल्कि तुम्हारा कर्तव्य भी है, समझे? जी हाँ, अगर आप भी 18 साल के हो रहे हैं
तो आज ही वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड करके वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वाकर वोटर बने। और हाँ, एग्जिस्टिंग वोटर्स भी अपनी जानकारी वोटर लिस्ट में अपडेट करें, जिससे देश की टीम और मजबूत बने। वोटर लिस्ट में नाम मतलब देश के लिए वोट करने का अधिकार, यानी देश की टीम में रजिस्ट्रेशन। तुमने नौकरी छोड़ दी, अब आगे क्या प्लान है? फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूशन। बेटा, इतने में घर कैसे चलेगा? पापा, मेरे पास 150 क्लाइंट्स ऑलरेडी हैं और नए क्लाइंट्स मिलते रहते हैं। अब नौकरी छोड़कर फुल टाइम म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ही बनूंगा। आप भी मेरी तरह म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बन सकते हैं। जानिए कैसे? mfdkareshuru.com पर। तो करें शुरू। समय पर एडवांस टैक्स भरना है जरूरी, क्योंकि इससे होती है विकसित भारत के निर्माण की जरूरत पूरी। विकसित देश का लक्ष्य हासिल करने के लिए हर भारतीय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। आपका एडवांस टैक्स देश के बुनियादी ढांचे को मजबूत बनाने, शिक्षा, सामाजिक योजनाएं व देश की सुरक्षा और स्पेस कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कार्यों को अंजाम देने में काम आता है। तो फिर अपनी एडवांस टैक्स की जिम्मेदारी समय पर पूरी करें। याद रखिए, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 75% टोटल पेएबल एडवांस टैक्स का भुगतान 15 दिसंबर 2023 तक किया जाना चाहिए। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स या फिर सैलरीड एम्प्लॉइज जिनकी TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, तो फिर एडवांस टैक्स देना आवश्यक है। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। भारत की पोलियो से जीत की कहानी बड़े बड़े शब्दों में लिखी जाएगी, पर इस जीती हुई लड़ाई को कायम रखने के लिए हमें अपने प्रयासों को जारी रखना होगा, जब तक दुनिया से पोलियो का खतरा पूर्ण रूप से टल न जाए। खतरा है बरकरार, इसीलिए पोलियो की खुराक पिलाना है हर बार। 2 बूंद हर बार, पोलियो पर जीत रहे बरकरार। दो टूक आप देख रहे हैं, दो टूक में करप्शन पर एक्शन और विपक्षी खेमे में टेंशन, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। कांग्रेस के सांसद के घर से करीब अब तक जो है 300 करोड़ रुपए बरामद हो चुका है। नोटों की गिनती जारी है, मशीनें जो हैं नोट गिनने वाली वो हाँफने लगी हैं। 5 कमरे खुले हैं, अभी 15 कमरे और खुलने बाकी हैं। सवाल यह है, पैसा किसका है और कहां से आया और किस काम में इस्तेमाल होगा, इसमें हिस्सेदारी किस किस की है, ये तमाम सवाल हमारे सामने। और आखिर क्या है मोदी की गारंटी, क्या वास्तव में करप्शन के खिलाफ ये सरकार बड़े एक्शन ले रही है। 4 मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आरपी सिंह जी जुड़े हुए हैं, सैयद जवाद जुड़े हैं, अशोक यादव और मेरे साथ अनुराग वर्मा जुड़े हैं। आरपी सिंह जी, कई सारे सवाल इस बीच उठ गए, आप रिस्पॉन्ड भी करना चाहते थे, मैंने आपको रोका क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं कम से कम सभी मेहमानों को एक बार इंक्लूड कर लूं। तो सवाल कई सारे बीजेपी के एक्शन पर भी उठ रहे हैं कि भाई आप लोग चुनिंदा कार्रवाई होती है और बाकी लोगों पर कार्रवाई नहीं होती, बीजेपी से जुड़े लोगों पर नहीं होती, बड़े बड़े उद्योगपतियों पर नहीं होती। ये सवाल बार बार जो हैं ये उठाए जाते हैं ईडी को लेकर, सीबीआई और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लेकर। देखिए, अभी इस समय 4 मंत्री कांग्रेस के और एक उप मुख्यमंत्री कांग्रेस के जेल में है पंजाब में। पंजाब में तो हमारी सरकार नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में जेल में है। अपने एसेट्स जो उनकी संपत्ति से ज्यादा, उनकी आय से ज्यादा उनकी संपत्ति है, इस मामले में जेल में है। और उप मुख्यमंत्री भी अभी बेल नहीं हुई उनकी। तो अब ये किसके ऊपर इल्जाम लगाएंगे, हमारे पे लगाएंगे या आम आदमी पार्टी पे लगाएंगे? क्योंकि सच है कि कांग्रेस की कल्चर है। आप सुखराम जी को भूल गए क्या? वो बेड पूरा था पैसे का भरा, उस बेड के ऊपर सोते थे वो सबकी याद में है। तो मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकता हूं। मैंने अभी बताया कि कर्नाटक के अंदर अभी पकड़े गए, पहले झारखंड के जो मुख्यमंत्री है उनके एक सहयोगी का मामला चल रहा है। तो असल में क्या है कि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, ये इसमें किसी को कोई बात छुपाने वाली नहीं है। जब उनके 2 बड़े नेता, जो सबसे शीर्ष नेता है, वो दोनों बेल पर है, जमानत पर बाहर है, और इसलिए जमानत पर बाहर है कि भ्रष्टाचार का मामला है। और वो कोर्ट जाकर कोशिश कर चुके कि केस क्वैश हो जाए, केस कोर्ट ने क्वैश करने से मना कर दिया और जांच जारी है। और वो कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार नहीं है। जब आपका शीर्ष नेतृत्व भी भ्रष्टाचार करेगा और वो नीचे वालों को एक क्षय मिलेगी उसकी, और ये हो रहा है। और कांग्रेस के नेता निरंतर वो जहां मौका मिलता है, जहां जाओ मिलता है, तो जो मूल बात है कि ये पैसा किसका है, ये कहाँ यूज होने वाला पैसा है, ये एक बड़े शराब के व्यापारी भी है, ये पैसा कहाँ यूज होने वाला है, क्या करने के लिए था,
ये भी कहा जाता है कि कांग्रेस की जितनी टिकटें झारखंड में या झारखंड के अंदर जो भी कांग्रेस के फैसले होते हैं सब इनकी मर्जी से होते हैं और ये लेन देन के अंदर ये सरकार के लेन देन के अंदर इनका हाथ रहता है। जितने भी काले धन के धंधे होते हैं उसमें हाथ रहता है, परंतु ये एक पार्टी में नहीं है ना। मैंने अभी ममता बनर्जी का एक मंत्री बताया, अब उनकी जो सांसद है वो प्रश्न तक पूछने के पैसे मांगती है कि हमने प्रश्न पूछना है इसके लिए पैसे दे दीजिए, उसके पैसे मांगे जाते हैं। और एक मेरे मित्र अभी कह रहे थे कि नहीं ये बाकी, अरे भाई 18 महीने सरकार थी ना कमलनाथ जी की, आप जितना चाहते हो उतनी जांच करा लेते हुए आप उनकी। यहाँ पे गहलोत साहब की 5 साल सरकार थी, थोड़ा एसीबी तो है ना, एंटी करप्शन ब्यूरो तो हर सरकार में होता है, तो क्यों नहीं जांच करा ली उन्होंने? किसने रोका था जांच कराने के लिए? सही जवाब, जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए, जल्दी से। हाँ, देखिए मैं व्यक्तिगत टिप्पणी तो नहीं करता, लेकिन हमारे यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार और भाजपा समर्थक पत्रकार बैठे हुए हैं। उन्होंने कभी जो है सवाल बड़ा खतरनाक कर दिया था। उन्होंने कह दिया था कि जनता जो है वो निरंतर चुनाव के अंदर हारती चली जा रही है। अरे भाई, हार जीत ही अगर पैमाना होता तो इस देश के अंदर, कर्नाटक के अंदर भी सरकार नहीं। सही जवाब, एक मिनट, सही जवाब सुनिए, एक मिनट, मेरी बात सुनिए, एक मिनट। आपने उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया जिसको मैंने कहा कि नहीं, ये शब्द मेरी डिबेट में नहीं हो। आप किसी पत्रकार को कि भाजपा समर्थक, ये आप तय कैसे कर लेंगे? ये आप कैसे तय करेंगे? सर, आपको तो जनता तय कर रही है। मेरा मानना इस तरह के निजी हमले किसी पे ना करें। पत्रकार सुनिए, अगर करप्शन का पैसा दिख रहा है तो एक पत्रकार बोलेगा करप्ट है, बोलेगा कि, और अगर बार बार इस मुद्दे को लेकर आप जनता के बीच जा रहे हैं और अगर चुनाव में जनता अपना फैसला दे रही है तो उसको उठाने में क्या आपत्ति हो सकती है? आप अपनी बात रखें जी। नहीं, देखिए क्या है अभी यहाँ पे हमारे आरपी सिंह बड़े भाई भी जो है वो सवाल उठा रहे थे करप्शन के ऊपर। भारतीय जनता पार्टी के महाराष्ट्र के प्रदेश अध्यक्ष रहे हुए किरीट सुबैया जी हसन मुशरिक के खिलाफ 200 करोड़ रुपए की बात कह रहे हैं और उनके खिलाफ मोर्चा खोल रखा हुआ। जैसे ही सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स उनके दरवाजे तक पहुंचती तब तक वो भाजपा ने उनको लिया और उनको मंत्री भी बनाया। और ये मैंने किरीट सुबैया साहब, सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी की किरीट सुबैया साहब लगातार उनके ऊपर हमलावर थे, जबरदस्त तरीके से आक्रामक, लेकिन भाई साहब आज एक अल्फाज नहीं बोलते। ये कौन सी वॉशिंग मशीन है? आरपी सिंह जी जल्दी से, आरपी सिंह जी 30 सेकंड में रिस्पॉन्ड कीजिए। डालते हुए और धुल करके साफ निकल आते। आरपी सिंह जी बताए भी तो। आरपी सिंह जी 30 सेकंड, फिर मुझे अशोक यादव जी के पास जाना है, जल्दी से जी। पहले तो मैं ये स्पष्ट कर दूं, सैयद जवाद साहब कोई इंडिपेंडेंट एनालिस्ट नहीं है कांग्रेस के। मैं मतलब डिटेल देखो तो डिटेल दे तो अपने ठीक है सर, निजी छोड़ देना चाहिए। ये जो अनुराग जी पे उन्होंने टिप्पणी की ना, ये अच्छी बात नहीं है। मतलब आपका कांग्रेस का जो बैकग्राउंड है सबको पता है, वो ठीक है। आपको यहाँ पर सर, मैंने उनको भी रोका था, आपको भी रोक रहा हूँ, प्लीज निजी हमले किसी पे ना करें। क्योंकि अच्छा नहीं लग रहा कि आप किसी पत्रकार को, अनुराग जी जैसे वरिष्ठ पत्रकार को आप इस प्रकार की भाषा इस्तेमाल करें, अच्छी बात नहीं है। परंतु मूल बात बताइए, सरकार आपकी रहती है ना जी, एसीबी आपके पास रहता है। आपने कर्नाटक में इतना हल्ला किया था, ठीक है, अब कर्नाटक में एसीबी आपके पास है, करिए एक्शन, कौन रोक रहा है आपको? क्योंकि आपने वही मध्य प्रदेश में कोशिश करी, वो फेल हो गई। हमने हम कर्नाटक में हम विफल हुए, मानते हैं हमारी विफलता है। सर एक मिनट, मेरे पास समय कम है, सुनिए सर, एक मिनट रुकिए सर, प्लीज रुकिए सर, एक मिनट रुकिए, मुझे अशोक यादव जी के पास जाना है, प्लीज सर, एक मिनट, मुझे अशोक यादव, ओके जरा आवाज नीचे कर दे प्लीज, मुझे अशोक यादव जी के पास जाना है, प्लीज। अशोक यादव जी, मैं एक चीज जो मैंने अभी सूरत का है, देखिए दिक्कत क्या होती है ना, बीजेपी ने बड़ी, जैसी एक नेता पकड़ा गया सूरत का, उसको पार्टी से निकाल दिया, उसकी संपत्ति जब्त हो, उसके घर से पैसा निकले, बीजेपी ने तुरंत पार्टी से निकाल दिया। अब आप देखिए इस मामले में कांग्रेस ने अभी तक धीरज साहू को पार्टी से निकालने की बात नहीं करी है। अभी तक वहां के महासचिव जो है, झारखंड महासचिव, वो वहां पर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी दे रहे हैं। ये फर्क है ना, लोग देखते हैं कि भाई बीजेपी ने तो देखा करप्शन का चार्ज लगा, निकाल दिया, कांग्रेस वाले उसको लेके घूम रहे हैं, उसका बचाव कर रहे हैं, तो क्या ये सब चीजें जनता देखती नहीं? अशोक सर देखिए, ऐसा है, किसी एक नेता का नाम आरपी सिंह साहब बता दें, किसी सिंगल नेता का नाम बता दें जो जिसको माननीय। सर माफी चाहूंगा, देखिए मेरी घड़ी ने इशारा कर दिया, मैं भी ओवरशूट कर गया, मैं माफी चाहूंगा, विषय ऐसा था। मैं सर सभी से माफी चाहूंगा, मैं दो टूक में आज फिलहाल इतना ही, इस मुद्दे पर जरूर मैं फिर बात करूंगा, लेकिन सर बिल्कुल माफी चाहूंगा, अभी मेरे पास बिल्कुल समय नहीं है, मैं ऑलरेडी ओवरशूट कर गया हूं। बहुत बहुत शुक्रिया, दो टूक में आज बस इतना ही, नमस्कार।
दो टूक के प्रायोजक थे